नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ वन प्लस में, जो सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच दिखाता है। देखिए, आज एक छोटी सी बैठक है, चर्चा है और मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है, यानी आज 25 फरवरी है और आज ही सदन में विवाद छिड़ गया। जैसे ही रेखा गुप्ता पहुंची, आतिशी पहुंची और आतिशी के बोलते ही भीमराव अंबेडकर के नारे लगना शुरू हो गए। आतिशी ने कई रेखा गुप्ता पर आरोप लगाए, उसी पर हम चर्चा करेंगे। हर्ष चौधरी हैं, खविंदर सिंह कैप्टन हैं हमारे साथ और हमारी सहयोगी मोनिका हैं। इस पर थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। जिस तरह से आज संसद में हुआ है, आतिशी ने रेखा गुप्ता पर जो आरोप लगाए हैं और उसके चलते 21 से 22 विधायकों को आम आदमी पार्टी के संसद से बाहर निकाल दिया गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिक ही मुद्दा ये है कि विधानसभा में ओथ सेरेमनी के बाद जब रेखा गुप्ता जी ने ऑफिस को टेक ओवर किया तो वहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर और शहीद आजम भगत सिंह जी की तस्वीर लगी हुई थी, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको रिमूव कर दिया और उसकी जगह उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की तस्वीर लगा दी और साथ में महात्मा गांधी जी की तस्वीर लगा दी। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्रोटोकॉल के अनुसार, जो प्रोटोकॉल मैं जानता हूँ उसके अनुसार, महात्मा गांधी जी की फ़ोटो, देश के राष्ट्रपति की फ़ोटो, देश के प्रधानमंत्री की फ़ोटो और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर प्रोटोकॉल में होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने जो तस्वीर को हटाया है, शहीद आजम भगत सिंह जी की तस्वीर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर को, ये बहुत ही गलत काम इन्होंने किया है। मुझे लगता है कि ये तस्वीरों की राजनीति कर रहे हैं। इनको उससे ऊपर उठकर जो हमारे, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, हमारे संविधान को बनाया और हमारे देश को आज़ाद कराया भारत में अपना महात्मा गांधी जी ने, तो उनकी तस्वीरें होनी चाहिए, उनकी तस्वीरों को हटाना नहीं चाहिए था। लेकिन सर, ये तो पुष्टि हो चुकी है कि तस्वीरें हटाई नहीं थी, आमने सामने लगा दी थी। बस 3 तस्वीरें जो जगह बदली गई थी, 3 तस्वीरों को सामने किया गया, 2 तस्वीरों को आमने सामने कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी आतिशी ने इस बात का मुद्दा बनाया और रेखा गुप्ता के घर के बाहर भी प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि 2500 रुपये का भी मुद्दा उठाया कि 2500 रुपये महिलाओं को कब मिलेंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आतिशी जी बहुत जल्दबाजी में हैं। अभी आज सत्र शुरू हुआ है और शुरू होते के साथ ही जिस तरीके से इन्होंने शुरुआत की है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा तसल्ली दिखाने की इनको ज़रूरत है कि जैसा आप बता रहे हैं कि वो चेंज करा है। और 2500 रुपये वाली बात को लेकर भी जो आप बात कह रहे हैं कि अभी आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब 11-13 साल पहले जब आम आदमी की सरकार बनी थी, इन्होंने भी कहा था कि भाई पानी हाफ और बिजली माफ़। लेकिन उसके लिए भी लागू करने के लिए इन्होंने कोई एकदम से, जिस दिन इनका फर्स्ट टाइम हुआ था उसी दिन इन्होंने शुरू नहीं किया था। उसके लिए एक पॉलिसी लेकर आए थे, उसमें इन्होंने बैठ के करके कि भाई किस तहत से कितने लोगों को किस तरीके से चीज़ें मिलेंगी। तो आज जो है, मैं समझता हूँ कि पहली दिन ही अगर आप चाहें कि वो हो जाए, तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं इनकी जल्दबाजी है और बौखलाहट है कि इन्हें विपक्ष में बैठने की आदत नहीं है। इन्हें विपक्ष में बैठना होगा, अपना जो विधानसभा सत्र उसे देना होगा। जब चलेगा तो कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए बेहतरीन होगा, क्योंकि तब वो अपना सवाल और ये सब है वो उठाएं, क्योंकि आज तो पहला दिन है, पहले दिन ही आप ये सब हंगामा कर रहे हैं। तो हम क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये क्षेत्र, हमारे दिल्ली ने वर्डिक्ट दिया था कि भाई आप विपक्ष में बैठेंगे और भाजपा सरकार चलाएगी। और पहले ही दिन अगर हम इन सब चीज़ों के ऊपर हम अगर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जनता के साथ भी ये नाइंसाफ़ी है, क्योंकि जनता ने मौका दिया है भाजपा को। आज उन्हें काम करने दें, 1-2 सीटिंगें होने दें, चलने दो, उसके बाद रिएक्ट करें, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक रहेंगी। सर, दूसरा ही दिन है, आप कह रहे हैं दूसरे ही दिन में इतनी जल्दबाजी दिखा दी और लगभग आप देखा जाए तो सारे ही विधायक को उन्होंने सस्पेंड कर दिया स्पीकर ने। तो क्या इससे क्या मैसेज जाएगा आम आदमी पार्टी पर कि 21 से 22 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है? दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये लोग, भाजपा और आम आदमी पार्टी। पहले भाजपा
ये सब करती थी, आज आम आदमी ये सब कर रही है। काम किसी को नहीं करना है। अल्टीमेटली जो दिल्ली की जनता है वो फिर सफ़र करेगी। जनता त्रस्त हो चुकी थी, जनता को ये था कि भाई आम आदमी, जैसे आपने देखा कि चाहे वो सड़कें रही हों, चाहे पानी रहा हो या अनएम्प्लॉयमेंट रही हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात दिल्ली की अगर हम बात करें या हेल्थ सेक्टर की बात करें, तो सब बद से बदतर होती चली जा रही थी। जिस प्रकार से शीला जी जिन चीज़ों को छोड़ कर गई थी, कांग्रेस की सरकार छोड़ के गई थी, उनकी मेंटेनेंस भी नहीं हो पा रही थी। जनता को उम्मीद थी कि शायद बदलाव हो और भाजपा को मौका दिया कि भाई 27 साल से इनको मौका नहीं दिया है, शायद ये कुछ करेंगे। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि आज अगर मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा कमेंट करूँ तो वो ठीक नहीं होगा, लेकिन वर्तमान में अगर हम इनका सत्र 2 दिन हुए हैं, दूसरा दिन आज चल रहा है, अगर हम देखें तो उसमें यही लगेगा कि दोनों बहुत जल्दबाजी में वो काम कर रहे हैं। पहले वो उनको वॉकआउट सदन से बर्खास्त कर देते थे, आज ये लोग बर्खास्त कर रहे हैं। हमारे यहाँ संविधान के तहत मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं चीज़ें चलनी चाहिए। एक जो विपक्ष में बैठे हैं उनको भी थोड़ा सा काम डाउन होकर चीज़ों को अगर वहाँ चलेंगी, सदन चलेगा, तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो लोगों के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे बाहर निकल के आएंगे, उन पे चर्चाएं होंगी। जब चर्चा होगी तो कुछ ना कुछ बात निकल के आएंगी। अगर चर्चा ही नहीं होगी, ये लोग चर्चा ही नहीं होने देंगे, तो फिर तो सड़क पर ही ये सारे कार्रवाई कर लें। फिर संसद या विधानसभा सत्र की क्या ज़रूरत है, तो सड़क पे ही कर लें। तो आज हालातों को सुधारने के लिए ये सेशन चलने देना चाहिए, वहाँ पर चर्चा होनी चाहिए, मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, तब जाके कहीं ये सब चीज़ें होनी चाहिए। वैसे सर, मैं एक बात आपके बीच में काट लूँ, माफ़ कीजिएगा, आप भी कांग्रेस प्रत्याशी रहे विधानसभा चुनाव में, आप भी कांग्रेस के नेता रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से आपके पिताजी भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे। मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह से मुद्दों पर बीजेपी आई है, बीजेपी ने कहा हमने संकल्प लिया है, हम संकल्प लेते हैं, जो हमने संकल्प लिया है उसे पूरा करेंगे। तो कैसा काम होना चाहिए दिल्ली में, ये मुख्यमंत्री द्वारा, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हर कोई, दिल्ली की जनता जो है वो ये जानना चाहती है कि हमारे लिए ऐसा कौन सा काम होने वाला है या होना चाहिए। देखिए, अभी तक अगर हम आप बात करें तो जो पहले भी इन्होंने बहुत सारे ऐसे वादे किए थे जो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। अभी इन चीज़ों पे जाकर अगर हम टिप्पणी करें, क्योंकि मात्र कुछ ही दिन हुए हैं और 2 दिन पहला दूसरा दिन आज सत्र का है और हम उन्हीं पे टिप्पणी करने लग जाएं, हम तो उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि वे अपने वादों पर खरा उतरें। जो उन्होंने, जनता ने जिस उम्मीद के साथ जिताकर भेजा है, जिस उम्मीदों के साथ जनता ने बदलाव किया है, उन उम्मीदों पर जनता, दिल्ली की जनता त्रस्त ना हो। दिल्ली की जनता इस चीज़ों से ऊपर उठे अब, कि जिस माध्यम से उन्होंने बदलाव किया था, एक उम्मीद थी कि भाई बदलाव होगा तो शायद कुछ ना कुछ दिल्ली के जो रुके हुए विकास है वो पूरा होंगे। चाहे वो यहाँ से गंदा पानी जो मिलता था वो एक बड़ा मुद्दा था। संगम विहार जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, वहाँ पर पानी की सबसे बड़ी किल्लत है। मैंने वहाँ पर देखा है कि लोगों को जब बारिश होता है तो बारिशों का जो छतों का पानी है उसको भी वो लोग स्टोर करते हैं कि वो उससे घर में पोछा लगा लें, गाड़ियाँ धो लें अपना, और उस दूसरे कपड़े धोने के काम में। तो वहाँ पर बहुत बुरा हाल है पानी को लेकर भी। एजुकेशन सेक्टर की अगर हम बात करें तो पिछले आप 11 साल में कोई स्कूल, नया स्कूल की अगर बात करें, नए क्लासरूम्स वगैरह उनको डेंटिंग पेंटिंग तो कर दी होगी, लेकिन नए स्कूल वहाँ पर आज तक हमारे यहाँ कोई नहीं खुला है। हम हॉस्पिटल्स की अगर बात करें, कोई नए अस्पताल नहीं खुले हैं। वो बेशक से बात मोहल्ला क्लिनिक की करते थे, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में कोई दवाइयाँ नहीं मिलती थी। जो खुले भी थे तो उनमें वो बंद पड़े हुए थे। कुल मिलाकर सारी हमारी जो व्यवस्थाएं थी वो चरमरा गई थी। सड़कों का भी अगर आप हाल देखेंगे तो आज भी बहुत बुरा हाल है दिल्ली की सड़कों का। दिल्ली की सड़कों के निर्माण शीला जी और कांग्रेस की जो सरकार जो करके गई थी, आज वो जनता त्रस्त होकर, प्रस्त होकर, और जिस मुद्दे को लेकर केजरीवाल की सरकार कामयाब हुई थी झूठ बोलकर, बरगला कर लोगों को कि भाई भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, आज खुशी इस बात की है और गम भी इस बात का है कि जिस मुद्दों को लेकर वो आए थे, आज जनता में उनको पहचान लिया कि असली भ्रष्टाचारी कौन था, असली
जो लोगों का जो शराब के ठेके जो खोलने की व्यवस्था को लेकर जो उसमें पैसा कमाया गया, उसमें जेल कौन गया। इन्होंने शीला जी पे तो बहुत सारे मुद्दे उंगलियां उठाई थी। शीला जी को कहते थे कि जेल भेज देंगे, वो तो बेचारी गई नहीं गई, लेकिन जिन पर उंगलियां उठाई वो जरूर जेल पे जाने का काम किया। क्या रीजन रहा होगा सर, ये बहुत बड़ा मुद्दा, क्या रीजन रहा होगा सबसे बड़ा, जो आम आदमी पार्टी जो बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी थी 10 सालों में, लोगों ने बहुत पसंद किया और एकदम उखाड़ कर फेंक दिया, 22 सीटें ही रह गई उनकी। सबसे बड़ा कारण है कि आप सिर्फ अगर वादे ही करते रहेंगे और आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आपको वादा करेंगे तो आपको डिलीवर भी करना होगा। आप सिर्फ झूठे वादे करके एक बार वोट ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं, पर आप सोचें कि फॉर ग्रांटेड पब्लिक को ले लें। पब्लिक बहुत जागरूक है, मासूम भी है तो जागरूक भी है। वो मासूम इसलिए कहूँगा क्योंकि वो बहुत जल्दी विश्वास कर लेती है लोगों पर, और उसी विश्वास के कारण मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जब शीला जी इस दिल्ली का निर्माण कर रही थी, कांग्रेस दिल्ली का निर्माण कर रही थी, यहाँ पर नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे थे, ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि ग्रीनरी में भी हम बात करते थे, तो यहाँ से प्रदूषण मुक्त करने का वो शीला जी ने काम किया। हमारा ग्रीन कवर एरिया को बढ़ाने का उन्होंने काम किया। यहाँ पर हेल्थ क्लास को लेकर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ देने का कांग्रेस और शीला जी ने काम किया। यहाँ पर स्कूल्स की जो चरमरा हुई व्यवस्था थी, उन बच्चों को पढ़ने के मौके दिए। बच्चों ने न केवल अपने देश में नाम किया बल्कि विदेशों में भी जाके काम किया। तो अगर हम किसी भी फील्ड में कहीं भी किसी भी सेक्टर की अगर हम बात करते तो हम लोगों ने, कांग्रेस की सरकार ने ओवरऑल डेवलपमेंट की दिल्ली की, हम लोगों ने दिल्ली का नया निर्माण काम करने का काम किया। लेकिन जो केजरीवाल जी, जो भाजपा की बी टीम, सो कॉल्ड बी टीम, क्योंकि जब आप देखे होंगे कि जब अन्ना आंदोलन हुआ उसमें पीछे से इनको मदद किसने की? आरएसएस ने, भाजपा ने इन लोगों की मदद की थी। उन लोगों का था कि भाई डिवीज़न करो, और जब डिवीज़न होगा तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार बनाएगी। लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी पर विश्वास जताया, तो कहीं ना कहीं उनका जाके जन्म हुआ। उन्होंने उनको एक नायक के रूप में पेश कर दिया गया। पेश करना एक अलग बात है और होना एक अलग बात है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जनता के साथ जनता ने जो विश्वास दिखाया उसका विश्वासघात किया। ऑब्वियसली जब आपको जनता ने पहली बार इतिहास में किसी ने 70 में से 67 सीट्स अगर आप दे रहे हैं, दैट मीन्स कि पूरी दिल्ली नहीं, सब ने आंखें बंद करके वो प्यार दिया, वो मान सम्मान दिया और वो विश्वास भी उन पे जताया, जिस विश्वास का मैं समझता हूँ वो हकदार नहीं थे, क्योंकि उन्होंने एक भ्रम की दुनिया दिखाई थी। एक फरेब लोगों को दिखाया गया कि भाई इस तरीके से हम करेंगे, और उसके बाद हुआ क्या? 11 साल में लोगों को महंगा पानी और सस्ती शराब मिली। क्या दिल्ली में क्राइम कम नहीं हुआ, या लोगों को फ्री बिजली की जैसे वो वादा करते थे? ये वही केजरीवाल जी हैं जो सबसे एफिडेविट दिया था, गाड़ी नहीं लूंगा, सबसे कमजोर सीएम शीला जी को बताते थे। जब एक दो ऐसे कुछ कांड्स हुए थे जिनके कारण शीला जी पे क्वेश्चन मार्क्स लगाए गए थे, इन्होंने, मुझे याद है, इन्होंने कहा था कि देश की सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री हैं। तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि दिल्ली की पुलिस शीला जी के अधीन नहीं आती है। आज जब ये खुद कमज़ोर साबित होते हैं तो आज ये अमित शाह से गुहार लगाते हैं। जब ये दिल्ली पुलिस को सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन बताते हैं, उस समय जब भी शीला जी के अधीन या कांग्रेस के अधीन थोड़ी ना थी दिल्ली पुलिस, तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन थी। आज भी वही है। तो आपने जनता को परफॉर्म करने की बात कही थी, आपने कंडीशंस नहीं लगाई थी कि अगर मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं ये करूंगा, अगर ये होगा तो मैं वो करूंगा। आपने जनता को विश्वास जताया था, विश्वास दिलाया था, जनता ने आप पे इसीलिए विश्वास दिखाया। कई ऐसे सारे काम हैं जो केजरीवाल कहते आए हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी के आपने सारे नेताओं को देखा होगा, केजरीवाल को खुद को देखा होगा कि उनका कहना था कि एलजी काम करने नहीं दे रहे, हमारे काम करने में हमारी रोक लगा रहे। तो वो कैसे करते दिल्ली की जनता के लिए काम? देखिए, जब इन्होंने वोट मांगे तो क्या कभी इन्होंने ये कहा था कि अगर मुझे केजरीवाल जी काम करने देंगे तो मैं ये करूँगा?
इन्होंने जनता से क्या वादे किए थे? इन्होंने जो वादे किए तो अपने दम पे वादे किए ना। वोट जनता ने केजरीवाल जी को दिया था। जब शीला जी और कांग्रेस की सरकार थी तब भी एलजी साहब थे। तो ये तो आपका टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर हुनर होना चाहिए कि आप उनसे काम करवाएं। आपने जनता से ये तो नहीं कहा था कि भाई मुझे अगर एलजी साहब काम नहीं करने देंगे तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या मैं वो करने देंगे तो मैं आपको ये तो कोई टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ी ना हुआ था। आपने सीधा सीधा जनता से कहा था कि मैं फलानी ये सब चीजें करके दूंगा। जनता ने इसीलिए आप पे विश्वास किया था, इसलिए आपको वोट दिया था, इसलिए आशीर्वाद दिया था। अब आप कहें कि हमें एलजी साहब नहीं करने देते तो आप हटिए, फिर आप वहां क्यों बैठे हैं? अगर आप इतने कमजोर हैं तो आप हटिए। फिर जनता ने हटा दिया। नहीं, जब जेल से आए अरविंद केजरीवाल तो उन्होंने कहा ना, मैं जनता की अदालत लगाता हूँ, जनता मुझे फिर से बिठाएगी कुर्सी पर। उन्होंने जनता की अदालत भी लगाई 2 से 3 11 बार। साल पहले भी उन्होंने जनता की अदालत लगाई थी, जब वो वहां पर सत्र उन्होंने दिल्ली विधानसभा में चालू किया था और उन्हें छत पे भागना पड़ा था बचने के लिए। ये वही जनता की अदालत थी जिन्होंने आज इन्हें नकार उस दिया। कुर्सी से हटाने का काम किया। भाई इनके पास मुद्दे क्या थे? एफिडेविट दिया था इन्होंने पहले 2013 में कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, तनख्वाह नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे। इन्होंने बंगला भी लिया, शीश महल बना लिया, सिक्योरिटी भी ली, पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी ले ली। मैं 67 वही पुलिस आ वाले रही ले हूँ लिए। कि पंजाब की उसके सिक्योरिटी। बाद इन्होंने तनख्वाह भी ली, तनख्वाह 4 गुना बढ़ा के ली इन्होंने। फिर उसके बाद इन्होंने गाड़ियों का काफिला लिया। मतलब जो इन्होंने एफिडेविट दिया था उसको खुद ही झूठा साबित किया उन्होंने, और भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे और भ्रष्टाचार के लिए जेल में गए। कहा यमुना साफ करूंगा, डुबकी लगाऊंगा, तो उसी यमुना मैया का इनको श्राप लगा है। जैसे आज सदन का जो दूसरा दिन था, आज ही पास हुआ है कि महिलाओं की जो पेंशन है वो भी बढ़ा दी गई है रेखा गुप्ता द्वारा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पेंशन बढ़ा दी गई है और साथ ही जब सीएजी की रिपोर्ट पेश करी गई तो हंगामा शुरू हो गया। क्या भाजपा की तरह, जैसे भाजपा पहले सदन में हंगामे किया करती थी आम आदमी पार्टी के विरोध में, वैसे ही काम आम आदमी पार्टी ने करना शुरू कर दिया? मैं जैसे पहले भी कहा कि ये इन्हें आदत डालनी पड़ेगी विपक्ष में बैठने की। पहले चर्चा होने दें कि किस तरीके से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप हर उस पर सवालिया निशान खड़ा करने की आदत नहीं डालनी पड़ेगी। पहले चलने तो दें कि किस तरीके की, क्या इन्होंने भी कौन सा, जब लोगों को बिजली आधा माफ़ करने की बात, इन्होंने कोई कंडीशन शुरू में थोड़ी ना बताया था। इन्होंने सिर्फ सिंपली कहा था कि हम बिजली हाफ देंगे, वो बिजली फ्री मुफ्त देंगे। कंडीशंस इन्होंने बाद में लगाए कि भाई 200 यूनिट तक होगा, 200 के बाद अगर 201 हो गया तो फिर जनता को सारा पैसा भरना पड़ेगा। तो सेम भाजपा और आम आदमी कहीं ना कहीं दोनों ए एंड बी वाली टीम खेल हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर मिली भगत रहती हैं। जब जहाँ से इन लोगों का जन्म हुआ उसके पीछे हाथ किसका था? इन्हीं भाजपाइयों का और आरएसएस वाले लोगों का था। तो आज जब ये बात करते हैं कि भाई पेंशनें मिलनी चाहिए या 2500 रुपये वाली बात पर, तो कहीं ना कहीं हमें मुख्यमंत्री को 2-4 दिन इनको टाइम देना चाहिए। उसके बाद इस चीज़ पे हंगामा करें तो सब, मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं हमारी समझदारी होगी। सर 2500 वाली आप बात कर रहे हैं, सूत्रों की माने तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो ये योजना उस दिन लागू होने वाली है। उसके बाद भी आतिशी इतना बवाल खड़ा कर रही हैं, इसी के चलते सस्पेंड हो गई हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब इसमें देखिए, कहने के लिए मतलब तो एक तरह से- इसमें कहने के लिए तो भाजपा वाले कह सकते हैं या इसमें आम आदमी वाले कह सकते हैं, बट हम लोग कांग्रेस के उसमें हम सिर्फ, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि 8 तारीख का, जैसे मैंने भी सुना है कि 8 तारीख को ये योजना लागू हो जाएगी। उससे पहले आतिशी जी या आम आदमी लोगों में कि परसेप्शन या मैसेज देने के लिए बौखलाहट में है कि भाई देखिए, हम लोगों ने प्रेशराइज किया, हम लोगों ने धरने दिए, हम लोगों ने ये किया। तो मैसेज देने के लिए कि भाई जनता में ये मैसेज दे दें कि हम लोगों ने आपकी लड़ाई लड़ी। लेकिन जनता, आपको याद दिला दें कि पंजाब में इन लोगों ने 3 साल पहले, 2.5 साल पहले वहाँ के लोगों के लिए, माताएं बहनों के लिए वादा किया था 1000 रुपये का। अगर इन्हें इतनी ही हमदर्दी है महिलाओं के साथ,
हमारी माताएं बहनों के साथ, तो जरा अपने जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके घर पे जाके धरना प्रदर्शन करें, उन माताएं बहनों के लिए जरा न्याय मांगने का काम करें 36 महीने कि जो 36 महीने और 1000 रुपए यानी कि 3,60,60,000 रुपए प्रत्येक हमारी माता बहन को पहले वहां पर दें, तब यहाँ पर ये सब मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जितने भी धरने प्रदर्शन दिखा रहे हैं वो सिर्फ एक ड्रामा है। अभी कुछ समय पहले 6 से 7 महीने पहले ही आतिशी ने जंगपुरा में धरना किया था, जब दिल्ली के सारे बोर सूखने लगे थे, लोगों को पानी की किल्लत होने लगी थी, हर घर में पानी की समस्या हो गई थी। उन्होंने 2 से 4 दिन वहाँ धरना किया, उसके बाद बीमारी कहकर वो धरना समाप्त हो गया। हालांकि उन्होंने ये बात कही थी कि ये धरना तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल जाता। ये सब लोग झूठ बोलकर सत्ता में आए हैं और ये झूठ बोलना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दिल्ली के लोग अब समझ गए हैं कि ये लोग झूठ बोलने वाली पार्टी है, इसलिए दिल्ली के लोगों ने इन चुनावों में इनको नकार दिया। और अभी आप आगे आगे देखिए होता क्या है। अभी आप 2500 रुपये की बात कर रहे थे। मेरा ये मानना है कि किसी भी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है, वो किसी धर्म ग्रंथ से कम नहीं होता। तो अभी उनको योजनाएं जो लाए हैं, उन्होंने योजना बोली है, अभी आप उन पे देखिए सर, क्या करते हैं। भारतीय जनता पार्टी योजना नहीं, भारतीय जनता पार्टी कहती है संकल्प लेते हैं हम। आपने अभी कहा कि दिल्ली जल बोर्ड, जी, दिल्ली जल बोर्ड किसके अधीन है? दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अधीन है। आम आदमी और पार्टी दिल्ली सरकार आम आदमी, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी तो अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं। अपनी जिम्मेदारी से भागने के लिए उन्होंने वो सब धरने प्रदर्शन किए थे। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ अभी आपने ये जैसे अभी कविंदर भाई बता रहे थे कि झूठ बोलने वाली, पंजाब में एक मंत्रालय एक ऐसा बना हाँ, जो 20 महीने तक मंत्रालय भी रहे और मंत्री भी रहे, लेकिन वो मंत्रालय ही एग्जिस्ट नहीं करता था। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये लोग कितने सीरियस लोग हैं और किस तरीके की ये राजनीति करते हैं। तो इन सब चीज़ों से कि 20 महीने वो मंत्रालय भी रहा, मंत्री भी रहे, लेकिन ना वो मंत्रालय का कोई ऑफिस रहा, ना वो वर्क करता था। और आज जब उन्हें मालूम हुआ तो उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि जी हमें तो इस बारे में मालूम ही नहीं था। तो कितने सीरियस लोग हैं, कितना ये कमिटेड लोग हैं अपने लोगों को लेकर, ये सब इन सब चीज़ों से आपको मालूम ही होता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अपनी हार को हजम नहीं कर पा रहे हैं, वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। जो हंगामा खड़ा कर रही हैं आतिशी, संसद में जाकर कभी रेखा गुप्ता के घर जाकर प्रदर्शन कर रही हैं, कभी किसी तस्वीरों पे टिप्पणियां कर रही हैं, तो ये ऐसा हो सकता है कि वो अपनी हार को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हैं और इस तरह के आरोप लगा रही हैं। रेखा गुप्ता सबको लेकर गई, उन्होंने दिखाया अपने ऑफिस में कि मैंने कोई तस्वीरें नहीं हटाई हैं, सिर्फ जगह चेंज की है। देखिए, मैं जैसे अभी आपसे पहले भी कह रहा था कि अगर ये आतिशी जी इतनी सीरियस हैं, इतना बहुत ज़्यादा दिल्ली के लोगों को लेकर, या यहाँ क्योंकि इनकी तो नेशनल पार्टी है, 2 स्टेट में इनकी सरकारें थी, आज एक स्टेट में है, तो इन्हें अगर एग्जाम्पल सेट करना है तो पहले अपने भगवत मान जी से कहें कि हमारी माताएं बहनों को वो जो इन्होंने वादा किया था वो जरा 1000 रुपये वो दें, तो दिल्ली के लोग भी उनको इतना सीरियस लेंगे। आज वो जनता जाग चुकी है, जनता को मालूम है कि ये सीरियस मुद्दों को मजाक में लेकर करने लग जाते हैं, उनके साथ एक मजाकिया रूप दे देते हैं। आज अगर उन्हीं हरकतों की वजह से, क्योंकि पहले लोग इन सब चीज़ों को सीरियस लेते थे, वो सोचते थे कि शायद ये लोग कमिटेड लोग होंगे, ये हमारा शायद कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। आज यहाँ का दिल्ली का नागरिक जाग चुका था, इनसे ये पोल खुल चुकी थी। आज वही लोग कह रहे हैं कि पहले आप वहाँ पर दिलवा दें, अगर आप इतना सीरियस है तो तब यहाँ दिल्ली की माताएं बहनों की आप एक पॉम्पलेट लेकर खड़ी हैं अपने 21 से 22 विधायकों के साथ कि कब मिलेंगे दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए। तो लोगों का कहना बनता है कि आप पहले पंजाब में, जैसे आप कह रहे हैं, पहले पंजाब में दिलवा दीजिए। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, आप दिल्ली में तब आप कि एक पैम्पलेट वो दिल्ली वालों के लिए खड़ी होती, दूसरे हाथ में हमारे पंजाब की माताएं बहनों के लिए लेके खड़ी होती,
तो मैं समझता कि हाँ, ये हमारी माताएं बहनों के लिए सीरियस हैं, कमिटेड हैं कि नहीं, अपनी माताएं बहनों को हम लोग पैसे दिलवा के रहेंगे। बट ये तो सिरे सिरे अपनी जहाँ सरकार है उनसे तो मांगना नहीं, लेकिन जहाँ विपक्ष में है। और आपको याद दिला दूं, ये जो 1000 रुपए वाला ये जो लेकर आए थे, ये पिछले बजट में लेकर आए थे। अगर इनको इतना ही वो थी तो क्यों नहीं इन्होंने पिछले बजट का जो पैसा इन्होंने लगाया था तो 1000 रुपए क्यों नहीं दिए? अब उसमें ये कहें कि एलजी साहब ने नहीं करने दिए, तो आपने एलजी साहब से या किसी कंडीशंस के साथ तो वो अप्रूव किया नहीं था बजट में, एलोकेशन तो करे नहीं थे वो फंड्स जो है, तो आपको देना चाहिए था, आप भी मुख्यमंत्री सर, थी। माफ कीजिए बीच में मैं आपको काट रही हूँ। चुनाव से पहले ही, विधानसभा चुनाव से पहले ही 2100 वाले फॉर्म भरना शुरू हो गए थे। वो ये बात, कई लोगों के साथ फ्रॉड भी हुआ इस चक्कर में। हाँ, देखिए 2100 तो हुआ एपिसोड बाद में, जब केजरीवाल जी जेल से बाहर आए और इन्होंने हमारी माताएं बहनों को ठगने के लिए 2100 का एक नया शगुफा इन्होंने दिया। 1000 रुपए वाला भी तो आप जाए ना, 1000 रुपए भी तो इन्होंने कहा था कि भाई हम हर माताएं बहनों को, जो लास्ट हमारा बजट हुआ था उसमें इन्होंने 1000 रुपए एलोकेट किए थे, हम लोग देंगे। तो अगर ये देर से जागे, मान लिया हमने देर से जागे, तो देते ना पिछले साल जब ये मुख्यमंत्री थी, चाहे 2 महीने का देते या 3 महीने का देते, 4 महीने, कुछ तो देते जिससे कि जनता को लगता कि हाँ आप लोग सीरियस हैं, आप लोग करना चाहते हैं, आप लोग महिलाओं माताओं को सीरियस लेते हैं, उन्हें आप उनकी इज्जत करना चाहते हैं, उनको वो सम्मान देना चाहते हैं जिनके वो हकदार हैं। लेकिन आपने सिर्फ उनको एज अ वोटर यूज़ किया था, उनको वोट के तौर पे उन्होंने देखा और जनता ने उन्हें दिखा दिया कि आप हमें अगर फॉर ग्रांटेड लेंगे तो हम आपके साथ नहीं हैं। सर मेरा एक सवाल और बनता है। विधानसभा चुनाव में त्रिकोण चुनाव हुआ, तीनों ही पार्टियां बड़ी समझदारी से चुनाव लड़ी, तीनों पार्टियों ने, और पूरा जोर शोर दिखाकर चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने भी, बीजेपी ने भी, आम आदमी पार्टी ने भी। ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस की एक भी सीट नहीं आई दिल्ली विधानसभा में? मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि खुद भी आप प्रत्याशी थे और आप सर अलका लांबा के साथ लगे रहे। मैं आप दोनों से ही जानना चाहती हूँ। देखिए, जहाँ तक मेरी समझ कहती है, कविंदर भाई अपना व्यूज़ बताएंगे कि जनता को हमारे पे एक विश्वास था कि कांग्रेस अगर आएगी तो कुछ ना कुछ जो इन्होंने, हम लोगों ने मैनिफेस्टो में अपना जो वादे किए वो करेंगे। लेकिन लास्ट में आते आते क्रक्स मुझे ये निकल के आता है कि जो हमारा जो माइनॉरिटी समाज था वो भी, हम उनको भी समझाने में शायद नाकामयाब रहे, क्योंकि माइनॉरिटी और दलित वोट जो है हमारा हमेशा से साथ रहा है। तो वो इस भ्रम में रह गए कि पता नहीं ये जीतेंगे नहीं जीतेंगे और भाजपा ना जीत जाए, इस उसमें शायद उन्होंने दोबारा से कि भाई एक बार और आम आदमी को ही वो देख लें। तो अगर आप देखेंगे कि 12 में से शायद 10 सीटें ऐसी सीट जो रिजर्व सीट्स हैं उसमें से आम आदमी 8 सीटें वो जीत के गई हैं, और वही जो माइनॉरिटी की जो 7-8 सीटें, वहाँ से 4 या 5 सीटें आम आदमी जीतने में वो हुई हैं। तो टोटल अगर लगाएं तो 22 में से 15 सीटें तो यही हो गई। और हमें कांग्रेस को ये उम्मीद थी, क्योंकि जब राहुल जी ने हमेशा से सबको लेकर साथ चलते हैं और स्पेशली दलितों के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए लड़ाई लड़ी, सबके लिए, तो ये कहीं ना कहीं हमें उम्मीद थी कि इस बार हमें मौका सब लोग देंगे। लेकिन शायद कुछ कमियां हमारे अंदर रह गई कि हम उनका विश्वास जीतने में कामयाब नहीं थे। लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, मान सम्मान दिया और एक उम्मीद के साथ जो उन्होंने हमारे ऊपर उम्मीद जताई थी, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं फिर भी पहले से और अब में अगर आप देखेंगे, चाहे वो वोट परसेंटेज रहा हो, चाहे नंबर ऑफ वोट्स रही हो, उसमें बढ़ोतरी हमारी हुई है और आने वाला समय कांग्रेस का होगा। निश्चित रूप से हम लोग कम बैक करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम लोग कम बैक करेंगे। कालका जी सीट, सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कालका जी सीट दिल्ली में सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी, मुख्यमंत्री की सीट थी है, और मैंने देखा आपको अलका लांबा के साथ, आप डोर टू डोर भी गए, सारी कैंपेनिंग आपने अटेंड की, सब कुछ किया। ऐसा कहाँ कमज़ोरी रह गई, कहाँ ऐसा वीक पॉइंट रह गया
जो अलका जी को भी हार का सामना करना पड़ा। एक्चुअली मैं भी हर्ष भाई के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। जो मुस्लिम और दलित फैक्टर था वो कहीं ना कहीं उनको हम लोग विश्वास नहीं दिला पाए कि हम लोग जीतने की स्थिति में हैं, तो वही वो डाइवर्ट होकर आम आदमी पार्टी को चला गया, जिसकी वजह से हमें यह नुकसान हुआ। और निश्चित रूप से हम लोग कम बैक करेंगे। अभी 2027 में डिलिमिटेशन होने के बाद चुनाव होंगे, निगम के चुनाव होंगे, विधानसभा के चुनाव होंगे और हम लोग कम बैक करेंगे इसके अंदर। अच्छा सर, मेरा ये एक सवाल और भी बनता है आपसे। आप कह रहे हैं कि लोगों ने सोचा कि वोट हमारे खराब ना हो जाए, कांग्रेस आएगी या नहीं आएगी, लोगों को पूरा विश्वास नहीं था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि आम आदमी पार्टी पर वापस से विश्वास दिखा देते हैं। लेकिन अगर लोगों की माने, जैसे हमने बाहर जाकर जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें कवर किया, लोगों का कहना है कि जो जितने भी बड़े दिग्गज नेता हारे हैं आम आदमी पार्टी के, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के उम्मीदवारों की वजह से ही उनको हार का सामना करना पड़ा। क्या इसमें कितनी सच्चाई है, मैं ये जानना चाहती हूँ। पहले तो अगर आप इसमें थोड़ा सा पीछे चले जाएं, मैं पीछे ले जाना चाहता हूँ। आम आदमी का जन्म कब हुआ? मात्र 11 साल पहले। आम आदमी ने किसके वोट खाए? कांग्रेस के वोट खाए। तो हम अपने वोट्स के लिए लड़ रहे हैं, ये हमारा अधिकार है कि हम अपने वोटरों को वापस लाएं, और आ रहे हैं वोटर, और वापस आ रहे हैं। हम उन्हें विश्वास दिलाएंगे और धीरे धीरे इस बार अब लोग कह रहे हैं कि भाई इस बार ये केजरीवाल जी का सफाया हुआ है, अगली बार कांग्रेस की वापसी होगी। और हमें ये एज अ पार्टी और एज अ लीडर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, उससे दूसरा आदमी का क्या नफ़ा होता है, क्या नुकसान होता है, उससे हमारा लेना देना नहीं है। हमें अपनी पार्टी से कमिटमेंट है कि हम अपनी पार्टी को, हम अपने वर्कर को वापस लेके आए, और हमें खुशी है कि हम कामयाब रहें अपने वोटर को वापस लाने में कुछ %, और आगे और मजबूती से लड़ेंगे तो सीटें भी आएंगी और सत्ता भी आएगी और सरकार भी बनेगी। जी मोनिका जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं सर से? आप संगम बिहार से प्रत्याशी थे, वहाँ पर जो है सड़कों का हाल तो काफी ज्यादा बेकार ही हो रखा था, और भाजपा तो क्या सर जितने भी वोट कटे हैं तो क्या सारे वोट वो भाजपा की तरफ चले गए? नहीं, देखिए इसमें आप मुख्य रूप से देखिए 3 कैंडिडेट वहाँ चुनाव लड़ रहे थे। अगर आप पर्टिकुलरली संगम बिहार की अगर आप बात करें, वहाँ पर आपने कही कि सड़कें खराब हैं, तो पहली बात तो मैं कह दूं वहाँ सड़कें हैं या गड्ढे हैं यही नहीं पता लगता कि वहाँ पर रतिया मार्ग की स्थिति हम कई सालों से ऐसे ही देख रहे हैं। रतिया मार्ग संगम बिहार की लाइफलाइन कहलाई जाती जी है। जी। अगर आप उसी के हालात देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हालात कितने बुरे हैं। सड़क से अब आप आगे बढ़ते हैं तो हम वहाँ पर आप देखे होंगे सबके घरों के बाहर टैंक रखे रहते हैं। वो टैंक क्या था? टैंक प्रतीक था इन लोगों की नाकामियों का, जो इन्होंने वादा किया था कि हर सबको फ्री जल देंगे, हर घर नल से जल देंगे। तो वो टैंक इनका प्रतीक था, ये चिन्ह था इनकी विफलताओं का। और लोग परेशान थे कि भाई पिछले 3 बार से एक ही व्यक्ति को उन्होंने चुनकर भेजा, एक ही व्यक्ति बार बार वही वादे, वही मुद्दे उनको दोबारा वादे करके कि भाई आप हमें लाएंगे तो हम टैंकर राज मुक्त कर देंगे, हम नल से जल देंगे, फ्री पानी देंगे। सबसे ज़्यादा वहाँ पर टैंकर माफिया राज चलता है, सबसे ज़्यादा बोरों पे कब्जे इन लोगों के लोग बैठे हैं। पहले भाजपा के लोगों से परेशान थे तो लोगों ने आम आदमी पर विश्वास जगाया। जब आम आदमी वालों ने वहाँ पर ये सब कब्जे और ये सब पूरे उन्होंने अपने बैठे थे तो जनता त्रस्त हो गई थी। लोगों को उम्मीद थी कि शायद बदलाव होगा तो कुछ चेंजेस करेंगे, कि जैसे मैंने बताया कि हम शायद उस तरीके से लोगों का भरोसा नहीं जीत पाए जिस तरीके से जीतना चाहिए था। लेकिन फिर भी जिस तरीके से संगम बिहार की जनता ने, मैंने चुनाव ज़रूर हारा है लेकिन लोगों के दिल जीते हैं, मैंने लोगों का वो प्यार आशीर्वाद जीता है। जिस गली भी आज चला जाता हूँ तो हर बच्चा ये कहता है देखो हर्ष चौधरी कांग्रेस का प्रत्याशी जा रहा है। तो ये जीत है हमारी, वो ठीक है, उनका प्यार स्नेह आशीर्वाद जो है वोट के रूप में नहीं मिला, लेकिन भविष्य में ज़रूर आशीर्वाद भी मिलेगा, वो प्यार भी और स्नेह मिलेगा कि कांग्रेस का परचम वहाँ दोबारा लहराएगा। संगम बिहार कॉन्स्टिट्यूंसी में हम गए थे, वहाँ हमने देखा था, वहाँ के लोगों का कहना था कि इस बार हम बदलाव करेंगे। और यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबे समय से जो की तो है,
वो कभी नहीं लगभग बदली। 10 से 12 दिनेश मोहनिया का चेहरा देखे हुए लोगों को 5 साल हो जाते थे, बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन और फिर भी मैं कह रहा हूँ ना कि कहीं ना कहीं लोगों में ये कन्फ्यूजन रह गई कि यार अगर हमने कांग्रेस शायद ना जीत पाए तो क्या होगा। इसलिए माइनॉरिटीज, इसलिए हमारे दलित भाई, जिन पर हमें ये था कि, और जो हमारे दूसरे और भी अन्य समाज के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं इस भ्रम में रह गए कि शायद ना जीत पाए तो वो ना जीत जाए। तो वो उस शायद में, वो इधर उधर के चक्कर में वो भाजपा वहां पर जीतने में कामयाब रही। सर एक क्रॉस क्वेश्चन है थोड़ा सा, आप दोनों से ही है कि सर जब चुनाव थे सदन में अंबेडकर जी का मुद्दा बहुत उठा हुआ था, अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान किया, ऐसा कितनी बार राहुल गांधी का ये कहना था, ठीक है। और अभी जब फोटो के लिए बदलाव हुआ, उन्होंने अपनी फोटोज बदल दी भगत सिंह जी की और बाबा साहेब अम्बेडकर जी की, तो उस टाइम अभी कांग्रेस कहाँ थी, कांग्रेस का कोई जवाब क्यों नहीं आया, कांग्रेस ने आपत्ति क्यों नहीं जताई? कोई भी कांग्रेस का नेता खड़े होकर ये चीज नहीं। देखिए, हम एज ए कांग्रेसमैन हम आपत्ति कर रहे हैं, और आपत्ति है हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग, हम अपोज कर रहे हैं उसको, हमारे लीडरों ने भी उसको अपोज किया है। संसद में जिस तरह से आतिशी खड़ी हैं, देखिए उस तरह कांग्रेस का कोई भी नेता आप विधायक नहीं है ना, विधानसभा में हमारा कोई वहां पर प्रतिनिधि करने वाला कोई है नहीं। आपने देखा होगा कि अभी चुनाव के दौरान भी पंजाब में अंबेडकर जी की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ हुआ था, तो भी हम लोगों ने उस समय, तो हमें ये कोई बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग हमेशा से भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान करते हैं, सभी वर्ग के लोगों का सम्मान करते हैं। कांग्रेस हर वर्ग के साथ लोगों को लेके चली है। हमारा विधानसभा में कोई विधायक ही नहीं है, तो वहाँ पर कहाँ हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे। हम लोग तो अब यहाँ बैठे हैं तो यहाँ आपके सामने विरोध कर सकते हैं, सड़कों पर हम लोग अपना विरोध दिखा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर तो जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वही दिखा सकता है। अभी एक मुद्दा और बहुत ज्यादा ही चल रहा है, अभी मोनिका जी कवर कर आई हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आ रही हैं। हाँ, यूनिवर्सिटीज के अंदर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, आप दोनों भी वहीं से हैं, वहां पर छात्रों के अंदर NSUI हो गया, ABVP हो गया, SFI हो गया, काफी जंग छिड़ी रहती है। और आज ही डूसू के प्रेसिडेंट NSUI से हैं रौनक खत्री, जो कि प्रेसिडेंट है वहां पर, वो हड़ताल कर रहे हैं फ्री बसों के लिए कि कैंपस के अंदर फ्री बसें होनी चाहिए, क्लासरूम्स के अंदर AC होनी चाहिए, कैमरास लगे होने चाहिए, लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस क्लासेस होनी चाहिए, जिम होना चाहिए, इन सभी मुद्दों को लेकर। और वाइस प्रेसिडेंट भानु प्रताप सिंह ABVP से हैं, उस हड़ताल के अंदर नहीं थी। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत ही मैं समझता हूँ कि जेन्युइन मुद्दों पे उन्होंने ये हड़ताल करी है या उठाए हैं, और छात्रों ने उन्हें विश्वास के साथ ही जिता कर भेजा था, और जिस विश्वास से उनको जिताया है, अगर वो उनकी लड़ाइयाँ नहीं लड़ेंगे, उनकी मांगों को पूरा करने के लिए नहीं लड़ेंगे, तो फिर कौन लड़ेगा। अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि क्योंकि मैं खुद और हमारे कविंदर भाई छात्र संगठन से ही निकले हैं, ये भी वहाँ की राजनीति करते हैं। मैं खुद डूसू का भी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी रहा, NSY का अध्यक्ष रहा, तो अच्छा लगता है जब हमारे युवा साथी जो है छात्रों की आवाज़ उठाते हैं। और जहाँ तक आपने बात करी कि वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पर नहीं थे, तो देखिए, वाइस प्रेसिडेंट तो अगर वहाँ होते तो मैं समझता हूँ शायद ये सब इतनी हड़ताल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि दिल्ली में सरकार उनकी, सेंटर में उनकी सरकार, हमारी यूनिवर्सिटी को ग्रांट केंद्र से भी मिलता है, दिल्ली सरकार से भी मिलता है, तो ये सब चीज़ें तो वैसे ही पूरी हो जाती हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि भाजपा की नीयत शुरू से ही, चाहे स्टूडेंट की आवाज़ को लेकर उन्हें दबाने का काम हमेशा से करते हुए आई हैं। जब हम लोग उसमें हुआ करते थे यूनिवर्सिटी में, तो हमारे साथ भी भेदभाव होता था, हम लोग अपनी डिमांड्स को लेके जाते थे, कभी उन्हें पूरा करने का काम नहीं करते थे। मुझे याद है आज भी, हम किसी भी काम को लेकर शीला जी के पास जाते थे तो वो उन्होंने नकारा कभी नहीं, उनकी तरफ की, पहले मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ, हमेशा से उन्होंने, चाहे वो
स्पोर्ट्स को लेकर, क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ तो स्पोर्ट्स को लेकर मैं बहुत ज़्यादा जागरूक और लोगों की वो रहता था। स्पोर्ट्स मेलाज लगाए, वहाँ पर हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट मेलाज लगाए कि भाई लोगों को डायरेक्ट रिक्रूट करें वहाँ से कंपनीज। शीला जी के माध्यम से कांग्रेस की सरकार से वहाँ पर और तरह तरह की सुविधाएं, यू स्पेशल्स हम लोग चलवाने का काम करते थे। जो डिसेबल्ड लोग थे उनके लिए टॉयलेट्स की दिक्कतें होती थी, उनके जो टॉयलेट्स बनवाने का उस तरीके का काम किया। तो तमाम वो चीज़ें जो उस छात्रों को चाहिए तो हम लोग उसमें प्रोसेस में काम करते थे। आज खुशी है कि हमारा जो नौजवान साथी है रौनक खत्री, वो अपने छात्रों के लिए आवाज़ अगर उठा रहा है तो हम सब जहाँ पे भी कांग्रेस की ज़रूरत पड़ेगी उनके साथ रहेंगे। छात्रों को लेकर वैसे भी हम लोग हमेशा से कांग्रेस का एक ये हो रहा है, क्योंकि छात्र हमारा नेशन बिल्डिंग का काम करता है। हमारा छात्र अगर अच्छा निकल के आएगा तो कहीं ना कहीं राष्ट्र का निर्माण होगा और विश्व में अपना नाम करता है। सर, अभी आपने डिसेबिलिटी की बात करी, वहाँ पे एक लड़की थी जो कि ब्लाइंड थी। टीचर्स उसके साथ अब्यूज करते हैं, जिसको लेके काफी ज्यादा बड़ा मुद्दा बना हुआ है और ना उनके लिए कोई फैसिलिटीज है। वहाँ पर LSR की एक लड़की थी जो कि ब्लाइंड थी, उसके साथ मतलब टीचर्स अब्यूज कर रहे हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, उनको साफ मना कर देते हैं कि आपको यहाँ आने किसने दिया। देखिए, ऐसा तो मेरी नॉलेज में है नहीं कि जो इस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ है तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक चीज़ है। क्योंकि एक तो वो वैसे ही अपाहिज कह लें या ब्लाइंड है, तो टीचर्स को थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए, पोलाइटनेस होना चाहिए उस बच्चे के साथ। तो स्पेशल रिगार्ड्स, थोड़ा सा स्पेशल भी ना गए तो थोड़ा सा उन पे ध्यान रखना चाहिए कि और जहाँ तक आपने बात कही कि उनके साथ बदतमीज़ी हुई है, तो बहुत निंदनीय काम उन्होंने किया है, गलत काम किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, मेरा अंतिम सवाल है और आप दोनों से थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। मैं जानना चाहती हूँ, ये मेरे दिमाग में ये सवाल घूम रहा है। लोकसभा चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा निकली, लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी के साथ सब चले, राहुल गांधी ने ये निकाली। लोकसभा में 0 से 99 पे खड़े हो गए कांग्रेस। भारत जोड़ो यात्रा के बाद विधानसभा चुनाव आया, उसके बाद देवेंद्र यादव जी ने न्याय यात्रा निकाली। उस यात्रा का फर्क क्यों नहीं पड़ा, मैं ये जानना चाहती हूँ। फर्क पड़ा है ना, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, हमारा वोटर बढ़ा है, उसका फर्क पड़ा है निश्चित रूप से। और अब हम जमीन पे काम कर रहे हैं हम लोग, और हमारा जो वोटर टर्नआउट है वो बढ़ेगा और हम निश्चित रूप से कम बैक करेंगे आने वाले समय। मतलब आप ये कह रहे हैं कि यात्राओं से फर्क पड़ा है, आगे भी यात्राएं निकाली जाएंगी? बिल्कुल निकालेंगे, हम पूरा सड़क पर लड़ेंगे, अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लोगों के हितों के लिए लड़ेंगे सड़क। ये बहुत बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव से पहले, कुछ समय पहले ही भारत जोड़ो यात्रा निकाली और 0 से 99 पे खड़े हो गई नहीं, कांग्रेस। थोड़ा दिन पहले नहीं निकाली गई थी, मैं करेक्ट करना चाहूँगा, तकरीबन 5-6 महीने पहले निकाली। नहीं, तकरीबन 10 महीना हाँ, पहले के आसपास निकालेगी। तो सभी उसका एक टाइम होता है। अब कांग्रेस तो अब आज भी अपने जो लोग हैं उनके लिए लड़ाई लड़ेंगी, लेकिन अब हम आज से ही अगर लड़ाई शुरू कर दें तो लोग हमें सीरियस नहीं लेंगे कि भाई उनको दूसरे को मौका तो दें काम करने का, उनको लेट देम परफॉर्म, जो उन्होंने वादे किए हैं। फिर हम देखेंगे कि भाई हाँ क्या उनकी कमजोरी है, उनको उजागर करने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से जैसा कविंदर भाई ने बताया कि इस बार कमबैक होना है। आप आने वाले नगर निगम के चुनाव में भी हम लोग आप देखेंगे कि वहाँ पर इस बार भी आपने भी माना कि कांग्रेस को सीरियस लिया था लोगों ने। वो अलग बात है कि हम उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दे पाए जिस तरीके की हमें उम्मीद थी। लेकिन अब क्योंकि जनता को लोग सत्ता से हटना कम चाहते हैं, तो लोगों को एक ये उम्मीद थी कि यार 62 से कहीं ना कहीं फिर भी केजरीवाल जी 30-35 तक ले जाएंगे, लेकिन इतना सेटबैक लगेगा ये सबको, लोगों को भी नहीं मालूम था। आज जब जो वोटर, जो हमारे जो लोग थे वो झाड़ू पर जो चले गए थे, वो अब वापस हम लोगों के पास आने लगे हैं। रोज़ कांटेक्ट भी चल रहा है, वापस आने की उनकी इच्छाएं भी हैं और निश्चित ही आने वाले चुनाव में कमबैक हमारा होगा।
जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हमारे साथ हर्ष चौधरी थे, खविंदर सिंह कैप्टन थे, दोनों ही कांग्रेस नेता हैं। हर्ष चौधरी संगम बिहार विधानसभा से प्रत्याशी थे विधानसभा चुनाव के, और खविंदर सिंह कैप्टन जिनको आप जानते ही हैं, काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से हैं और पूर्व निगम पार्षद और चेयरमैन भी रह चुके हैं। इनसे हमने कई मुद्दों पर चर्चा की और कई सारे सवाल थे हमारे जिनके जवाब मांगे और हमें जवाब मिले। इस खबर में तो बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन प्लस, हर वक्त हर खबर।